Dear students, this is Praveen Kumar Agarwal from Management Department welcomes you in my today's lecture of Company Law. In today's lecture, we will discuss upon the concept persons entitled to file petition for winding up with tribunal. यानी कि आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन कौन से पर्सन्स हैं जो ट्रिब्यूनल में कंपनी के वाइंड अप के लिए पेटिशन को फाइल करने के लिए एंटाइटल्ड होते हैं। हम उन पर्टिकुलर पर्सन्स को यहाँ डिस्कस करेंगे। इनमें जो सबसे पहला पर्सन है, द वेरी फर्स्ट पर्सन हु इज एंटाइटल्ड टू फाइल पेटिशन फॉर वाइंडिंग अप विद ट्रिब्यूनल इज द कंपनी इटसेल्फ। कंपनी खुद में अपने वाइंडिंग अप के लिए पेटिशन को फाइल कर सकती है। ये कब पॉसिबल होगा? when the shareholders have passed a special resolution to this effect। यानी कि जब कंपनी के शेयर होल्डर्स वाइंडिंग अप के रिलेशन में एक स्पेशल रेजोल्यूशन को पास कर चुके हैं, तो उस केस में जो कंपनी है वो खुद के वाइंडिंग अप के लिए पेटिशन को फाइल कर सकती है। मान लीजिए कि ऐसा कोई भी रेजोल्यूशन अगर पास नहीं होता है और जितने भी मेंबर्स हैं कंपनी के, दे ऑल आर जस्ट इंटरेस्टेड इन वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, तो उस केस में उनके चाहने से ही केवल कंपनी के वाइंडिंग अप को फॉलो नहीं किया जा सकता। इसके लिए उन्हें स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना ही होगा। बिना रेजोल्यूशन के पास किए हुए कोई भी मेंबर या अगर मेजॉरिटी ऑफ मेंबर्स भी कंपनी को वाइंड अप किया करना चाहते हैं तो वो ऐसा नहीं कर सकते। उसके लिए वो पेटिशन फाइल नहीं कर सकते। और इसके साथ साथ जब पेटिशन को फाइल किया जाता है तो मेंबर्स खुद पेटिशन फाइल नहीं करेंगे ना वाइंड अप के लिए, बल्कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा एक पर्सन को ऑथराइज्ड किया जाएगा इसके लिए, और उनके बिहाफ पर यानी कि सारे के सारे मेंबर्स और शेयर होल्डर्स के बिहाफ पर वो पर्टिकुलर पर्सन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से ऑथराइज्ड है वो वाइंड अप ऑफ द कंपनी के लिए पेटिशन को फाइल करेगा। पॉइंट इज क्लियर? इसके साथ साथ एक पॉइंट और है इसके अंदर, कभी कभी जो कंपनी है वो बाउंड हो जाती है अपने वाइंड अप के लिए, कि बाउंड होकर उसे ट्रिब्यूनल में अपने वाइंड अप के लिए पेटिशन को फाइल करना पड़ता है मजबूर होने के बाद। अब मजबूरी कैसे क्रिएट होती है इसके सामने? ये सिचुएशन तब अराइज होती है जब क्रिएटर्स की मीटिंग में वॉलंटरी वाइंड अप के लिए स्वीकृति मिल जाती है। और वॉलंटरी वाइंड अप के लिए स्वीकृति क्रिएटर्स किस तरह से देते हैं? जब 2/3 ऑफ द क्रिएटर्स ऑफ द कंपनी आर ऑफ द ओपिनियन दैट द कंपनी मे नॉट बी एबल टू पे इट्स डेट इन फुल फॉर्म फ्रॉम द सेल प्रोसीड्स ऑफ असेट्स। यानी कि जो कंपनी की सेल प्रोसीड्स है, जो उसकी असेट्स हैं, उन असेट्स को सेल करने के बाद कंपनी क्रेडिटर्स की डेट को पे करने की पोजीशन में नहीं होती है, तब उस केस में जो 2/3 वैल्यू ऑफ क्रेडिटर्स हैं वो क्या करते हैं? कंपनी के वाइंड अप के लिए रिजोल्यूशन पास करते हैं। और इस केस में जब कंपनी के लिए वाइंड अप के रिजोल्यूशन को पास कर दिया जाता है, तब कंपनी को मजबूर होकर क्या करना पड़ता है? ट्रिब्यूनल के पास इस रिजोल्यूशन के 14 दिन के अंदर अंदर पेटिशन को फाइल करने पर मजबूर होना पड़ता है। तो ये केस बनता है बाउंड टू अप्लाई का, यानी कि मजबूर होने के बाद जब जिसके 2/3 क्रेडिटर्स क्या करते हैं? कंपनी के वाइंड अप के लिए या वॉलंटरी वाइंड अप के लिए रिजोल्यूशन को पास कर देते हैं। तो इस रिजोल्यूशन के 14 दिन के अंदर अंदर उसको क्या करना होता है? ट्रिब्यूनल में अप्लाई करना होता है पेटिशन को इन रिलेशन टू इट्स वाइंडिंग अप। ओके, द सेकंड इज द क्रेडिटर और क्रेडिटर्स। A petition for winding up of a company may be presented to the tribunal by any creditor or creditors of the company। कंपनी के जो भी क्रेडिटर्स हैं या क्रेडिटर हैं वो भी कंपनी के वाइंड अप के लिए फाइल पेटिशन करने के लिए एंटाइटल्ड होते हैं। यहाँ जो मैंने टर्म क्रेडिटर की बात करी है इसका मतलब हमारा कंटिंजेंट या प्रोस्पेक्टिव क्रेडिटर से भी है, सिक्योर्ड क्रेडिटर से भी है, डिवेंचर होल्डर से भी है, और जो डिवेंचर होल्डर्स के ट्रस्टी हैं उनसे भी हमारा मतलब क्रेडिटर से ही है।
तो क्रेडिटर के अंदर हम इन पर्टिकुलर पर्संस को इंक्लूड करते हैं, और ये जो पर्संस हैं दीज आर एंटाइटल्ड टू फाइल अ पिटिशन फॉर वाइंडिंग अप ऑफ अ कंपनी टू द ट्रिब्यूनल। ओके, नेक्स्ट वन इज द कंट्रीब्यूटरी और कंट्रीब्यूटरीज। जब कंपनी की वाइंड अप की प्रोसेस को फॉलो किया जाता है तो उस केस में कंपनी के शेयर होल्डर्स को कंट्रीब्यूटरीज में इंक्लूड किया जाता है। Whenever there is a case of winding up of the company, the shareholders of the company are included in contributories। और कंपनी लॉ के प्रोविजन के अकॉर्डिंग जितने भी कंट्रीब्यूटरी हैं या जो कोई भी कंट्रीब्यूटरी है वो कंपनी के वाइंड अप के लिए फाइल को पेटिशन को फाइल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज द जॉइंट पेटिशन। क्या मतलब है जॉइंट पेटिशन का? A petition for the winding up of a company may be presented by all or jointly by any of the following parties। यहाँ मैंने कुछ पार्टीज को डिस्कस किया है, वो सारी पार्टीज एक साथ या आपस में एक दूसरे के साथ में ज्वाइंट होकर भी कंपनी के वाइंड अप के लिए पेटिशन को फॉलो कर सकती हैं। कौन कौन सी वो पार्टीज हैं? सबसे पहली पार्टी तो खुद कंपनी रहती है। सेकेंड पार्टी है इसके अंदर दैट इज एनी ऑफ द क्रेडिटर और क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी। और थर्ड पार्टी रहती है इसके अंदर एनी कंट्रीब्यूटरी और कंट्रीब्यूटरीज ऑफ द कंपनी, जैसा कि मैंने इनके रिगार्डिंग आपसे ऊपर के पॉइंट्स में डिस्कस किया था। तो इनमें से सारे के सारे मिलकर या कुछ लोग जॉइंट होकर भी कंपनी के वाइंड अप के लिए पेटिशन को फॉलो कर सकते हैं, तो हम इसे बोलते हैं जॉइंट पेटिशन। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज द नेक्स्ट वन इज द रजिस्ट्रार। द रजिस्ट्रार में ऑल्सो फाइल पेटिशन फॉर वाइंडिंग ऑफ अ कंपनी, यानी कि जो कंपनी एक्ट में रजिस्ट्रार है जिसके बेसिस पर सारे वर्क्स फॉलो किया जा रहा है, वो रजिस्ट्रार भी किसी भी पर्टिकुलर कंपनी के वाइंड अप के लिए पेटिशन फाइल कर सकता है, लेकिन उसके लिए कुछ पर्टिकुलर केसेस उसके सामने अराइज होने चाहिए उस कंपनी के रेफरेंस में। अगर उसे लगता है ये सारे केसेस में से कोई भी एक केस कंपनी के द्वारा फॉलो किया जा रहा है, तो जो रजिस्ट्रार है वो कंपनी के वाइंड अप के लिए पेटिशन फाइल कर सकता है। जिसमें पहला केस बनता है वेयर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी हैव बीन कंडक्टेड इन अ फ्रॉडुलेंट मैनर और द कंपनी वाज फॉर्म्ड फॉर फ्रॉडुलेंट एंड अनलॉफुल पर्पस। जहां रजिस्ट्रार को ये लगता है कि जो कंपनी है वो फ्रॉडुलेंट मैनर यानी कि धोखाधड़ी से अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट कर रही है, या फिर जो कंपनी है उसको फ्रॉडुलेंट और अनलॉफुल पर्पस के लिए फॉर्म किया गया है। तो अगर रजिस्ट्रार को ऐसा लगता है कि फ्रॉडुलेंट वे में कंपनी के एक्ट को फॉलो किया जा रहा है या कंपनी अनलॉफुल पर्पस या फ्रॉडुलेंट पर्पस के बेसिस पर फॉर्म की गई है, तो उस केस में रजिस्ट्रार कंपनी के वाइंड अप के लिए पेटिशन को फाइल कर सकता है। ठीक है, The second case is where it appears to the registrar that the company is unable to pay its debts। जहां रजिस्ट्रार को यह लगता हो कि कंपनी अपने डेट्स को पे करने में अनेबल है। अच्छा, अब ये रजिस्ट्रार को कैसे पता चलेगा? Then it may appear to the registrar either from the financial condition of the company as disclosed in its balance sheet or from the report of the inspector appointed for inspection and inquiry। इसके लिए दो तरीके होते हैं कंपनी के रजिस्ट्रार के पास। पहला तरीका होता है कि जो भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल रिपोर्ट्स एनुअल बेसिस पर हर कंपनी के द्वारा रजिस्ट्रार के पास सबमिट की जाती है उसकी एक कॉपी, उसको स्टडी करने के बाद यानी कि उस फाइनेंशियल कंडीशन को स्टडी करने के बाद भी रजिस्ट्रार ये ओपिनियन अपनी सेट कर सकता है कि कंपनी अपने डेट्स को पे करने में अनेबल है। और दूसरा तरीका है उसके पास कि वो एक इंस्पेक्टर को अपॉइंट करता है और उस इंस्पेक्टर की रिपोर्ट के बेसिस पर यानी कि जो उसने इंस्पेक्शन किया है, जो भी उसने इंक्वायरी क्रिएट करी है, उसके रिपोर्ट के बेसिस पर भी रजिस्ट्रार ये कंक्लूजन निकाल सकता है कि कंपनी अपने डेट को पे करने के लिए अनेबल है। और इस केस में जो रजिस्ट्रार है वो कंपनी के वाइंड अप के लिए पिटीशन फाइल कर सकता है। ठीक है, सी केस आता है इसके अंदर। नेक्स्ट केस आता है इन रेफरेंस ऑफ द रजिस्ट्रार वेयर द कंपनी हैज एक्टेड अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट्स, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरलिटी।
यानी कि जहां रजिस्ट्रार को ये लगता है कि जो कंपनी है वो अपने ऑपरेशंस को इस तरीके से कंडक्ट कर रही है जिससे कि भारत की सोवरेनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा है, या स्टेट की सिक्योरिटी को खतरा है उससे, या फिर फॉरेन स्टेट के साथ में जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं उनको खतरा है, या फिर जो पब्लिक ऑर्डर्स हैं उनको खतरा है, या डिसेंसी या मोरलिटी को के अगेंस्ट में, के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में इस तरीके के वर्क को फॉलो किया जा रहा है, तो उस केस में भी जो रजिस्ट्रार है वो कंपनी के वाइंड अप के रिलेशन में पिटीशन को फॉलो कर सकता है। पॉइंट क्लियर हो गया। और इसमें नेक्स्ट केस आता है इन रेफरेंस ऑफ द रजिस्ट्रार वेयर अ कंपनी हैज मेड अ डिफॉल्ट इन फाइलिंग विद द रजिस्ट्रार इट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न्स फॉर इमीडिएटली प्रीसीडिंग 5 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर्स। यानी कि जहां कंपनी क्या होता है, हर साल कंपनीज को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स या एनुअल रिटर्न्स को रजिस्ट्रार के पास सबमिट करना होता है, उसकी कॉपी सबमिट करनी होती है। लेकिन अगर कोई कंपनी पिछले 5 कॉन्जिक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर से अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट या एनुअल रिटर्न्स की कॉपी को रजिस्ट्रार के साथ में फाइल नहीं कर पाती है, तो उस केस में क्या करता है, उस केस में जो रजिस्ट्रार है वो कंपनी के वाइंड अप के लिए पिटीशन को फाइल कर सकता है। ठीक है, लेकिन रजिस्ट्रार को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से सेक्शन फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर वो इन पर्टिकुलर स्टेटेड ग्राउंड्स के बेसिस पर पिटीशन को फॉलो कर सकता है। लेकिन इसके लिए इसको सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ती है, उससे ऑर्डर्स सैंक्शन कराने होते हैं, तब जाकर वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, अदरवाइज वो ऐसा नहीं कर सकता। एंड द नेक्स्ट वन इज द पर्सन्स ऑथोराइज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। इफ एनी पर्सन इज ऑथोराइज्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट he may present a petition for winding up on behalf of the central government। यानी कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट किसी पर्टिकुलर पर्सन को ऑथराइज कर देती है तो वो अपनी अथॉरिटी का यूज करते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट के बिहाफ पर कंपनी के वाइंड अप के लिए पिटीशन को प्रेजेंट कर सकता है। ठीक है, एंड लास्ट वन इज दैट इज द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। कभी कभी ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग एक पर्टिकुलर कंपनी इंडिया की सॉवरेनिटी या फिर इंटीग्रिटी के इंटरेस्ट के अगेंस्ट में अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रही होती है, या स्टेट की सिक्योरिटी के अगेंस्ट में अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रही होती है, या फॉरेन स्टेट्स के साथ में जो फ्रेंडली रिलेशंस हैं उनके अगेंस्ट में वर्कआउट कर रही होती है, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी या मोरलिटी के अगेंस्ट में अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म कर रही होती है। तो उस केस में क्या होता है, जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट है वो भी एक ऑर्डर पास करके कंपनी के वाइंड अप के लिए पिटीशन को फॉलो कर सकती है। लेकिन ये पर्टिकुलर कंडीशंस कंप्लीटली सेटिस्फाइड होनी चाहिए इन रिलेशन टू द कंपनी, तब वो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट इन पर्टिकुलर स्टेप को फॉलो करती है और कंपनी के वाइंड अप के लिए पिटीशन को फॉलो करती है। Okay, so these all are the persons who are entitled to file a petition to the tribunal for winding up of a company. Okay, thank you.